नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 9 बजे की बड़ी खबर मनेंद्रगढ़ से, जहां कुएं में एक लापता बच्ची मिली है। बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है और बताया जा रहा है कि आरोपी ने बच्ची के भाई की हत्या कर दी है। 5 साल की बच्ची के साथ रेप की कोशिश की गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मनेंद्रगढ़ थाने के डंगोरा गांव का यह पूरा मामला है। हालांकि इस घटना के बाद से इलाके में रोष है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और मामले की तफ्तीश कर रही है। लेकिन खबर आपको बता रहे हैं कि बच्ची कुएं में मिली थी, लापता थी। बच्ची को लगातार ढूंढा जा रहा था, लेकिन फिलहाल ये बच्ची सकुशल है। इसे बाहर निकाल लिया गया है कुएं से। सतीश गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सतीश, 5 साल की बच्ची के साथ रेप की कोशिश हुई, उसके भाई की हत्या कर दी गई। क्या कारण रहा? कोई आपसे विवाद था या कोई रंजिश थी? देखिए, मैं बता दूं कि ये दिल दहला देने वाली घटना ये जो सामने आई है, ये मनेंद्रगढ़ के डंगोरा इलाके में, डंगोरा गांव में ये आज दोपहर में घटना हुई है और देर शाम इसकी जानकारी मिली है। और डंगोरा इलाके में जो ये भाई बहनें हैं, ये खेल रहे थे और इसी दौरान जो आरोपी है ये इसकी जो है इसको बहला फुसला करके दूर ले गया और जो बच्ची है, उसके 5 साल की जो बच्ची है, उसके साथ में ये दुष्कर्म करने की कोशिश की गई है और विरोध करने पर कुएं में फेंक दिया गया है। फिलहाल इस बारे में पुलिस का कहना है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश हुई है, दुष्कर्म हुआ, ये मेडिकल जांच के बाद सामने आएगा। वहीं आरोपी ने जो बचने के लिए बच्ची के जो भाई है, जो चचेरा भाई है, उसको जो है उसकी गला दबा करके उसको करीब घर से 200 मीटर दूर झाड़ियों में खेत के किनारे जो है उसको गला दबा के उसकी हत्या कर दी और फेंक दिया। और जब घटना की जानकारी पुलिस को मिली है तो पुलिस ने पूरी नाकेबंदी की है और आरोपी जो है उसको जो हिरासत में ले लिया है। फिलहाल मनेंद्रगढ़ थाने जो है आरोपी को ले आया गया है और बाकी पूछताछ की जा रही है। ये घटना जो है, इस तरह की घटना सामने आई है। सतीश, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी ने बच्ची को कुएं में फेंक दिया था, रेप की कोशिश की गई थी और अब बताया जा रहा है कि मनेंद्रगढ़ थाने के पूरे स्टाफ को इसकी जांच में लगा दिया गया है। और इधर छत्तीसगढ़ में आज हम कोरोना की बात करें तो 86 कोरोना संक्रमित मिले हैं। ज्यादा तादाद है। बिलासपुर से 21, रायपुर से 13 नए मरीज, जगदलपुर से 12, नारायणपुर से 10 नए पॉजिटिव, राजनांदगांव से 8, दुर्ग से 5, दंतेवाड़ा से 4 नए मरीज, कोरबा से 3, बेमेतरा से, सरगुजा से, कोरिया से 2 नए मरीज, बालोद, गरियाबंद, सुकमा, कांकेर से 1 नया पॉजिटिव मरीज। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल पॉजिटिव केस 3512 और प्रदेश में आज 107 मरीज ठीक भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 2835 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में अब 663 एक्टिव कोरोना मरीज हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विनय वर्मा हमारे साथ। विनय, 86 मरीज आज मिले हैं। राजधानी के क्या हालात हैं और स्वास्थ्य विभाग ने अपने डिपार्टमेंट के साथ साथ और क्या तैयारियां कर रखी हैं? देखिए, आज 86 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ साथ में 107 जो मरीज थे वो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। लेकिन जो स्थिति जो है वो चिंताजनक है, क्योंकि 3500 के पार आंकड़ा हो चुका है छत्तीसगढ़ का। और अब जो मरीज मिल रहे हैं, पहले 1-1, 2-2 अगर देखा जाए आंकड़े में, तो किसी वार्ड से 1 और किसी जो मोहल्ले हैं वहां से 1। लेकिन अब जो 3-4 दिन से जो आंकड़े आ रहे हैं, एक मोहल्ले में कभी 7, कभी 8, कभी 11 मरीज आ रहे हैं। बीरगांव की अगर कल बात करें तो वहां पर एक महिला 11 लोगों को संक्रमित की थी। अभनपुर में भी एक जो महिला है वो 5 लोग को संक्रमित की है। आज भी एक पंडरी का, यहाँ रायपुर में देखें तो काली नगर का मोहल्ला है, वहां पे भी एक साथ 6 लोग जो पॉजिटिव है वो पाए गए हैं। और वो सभी वेंडर थे जो मोहल्ले मोहल्ले घूम करके और लोगों को सामान बेचा करते थे। ये स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि आखिर इन्हें क्यों नहीं रोका गया? और ऐसा है अगर लॉकडाउन में, तो इनके लिए क्या नियम था लॉकडाउन खुलने के बाद में, लॉकडाउन खुलने से पहले उन पालन कराया गया। और ऐसे एक और खतरनाक बात है कि अब जो भी मरीज मिल रहे हैं उसमें से अधिकतम की संख्या जो लक्षण नहीं उनमें दिख रहे हैं। ये एक अलग विषय है, क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो कब कोरोना के से संक्रमण में आ चुके हैं और कब उन्हें जो सरकारी जो ICMR की गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग को वही इस बात की जानकारी नहीं लिख पा रही है। ये एक खतरनाक विषय है। अब स्थिति ऐसे हो गई है कि लगातार लोग एक दूसरे से की जगह
एक से 4 या 5 लोग संक्रमित हो रहे हैं। लगातार इस कारण से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का जो प्रयास है उसके कारण से जरूर मरीजों की संख्या में जो सुधार में वो इजाफा हो रहा है और लोग स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं, लेकिन संक्रमण की स्थिति भी उस तरफ बढ़ती जा रही है। और अगर ऐसा हुआ कि एक साथ 10-10 मरीज पॉजिटिव होने लगे तो आंकड़े कहीं ना कहीं खतरनाक स्थिति बढ़ जाएगा और छत्तीसगढ़ को एक नई परेशानी सामने आ सकेगी। शुक्रिया विनय, इस तमाम बातचीत के लिए नजर बनाए रखिएगा। प्रदेश में क्वारंटाइन सेंटरों से मजदूरों के भागने का सिलसिला लगातार जारी है और इस बार बलरामपुर जिले के ग्राम डिंडो में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर से मजदूर के भागने का प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। डिंडो में संचालित कन्या छात्रावास के क्वारंटाइन सेंटर से 14 प्रवासी मजदूर भाग गए हैं। ये वही क्वारंटाइन सेंटर है जहां अब तक कोरोना के 10 संक्रमित मरीज पाए गए हैं और उन्हें इलाज के लिए वाड्रफनगर के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संक्रमित मरीज आने के बाद यहां से 15 मजदूर भागे हैं। मजदूरों के भागने का कारण अब तक पता नहीं चला है, लेकिन प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने भागे गए सभी मजदूरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं एसडीओपी ने बताया कि सभी मजदूरों को पकड़कर वापस लाने की कोशिश की जा रही है। भागने के दौरान ये किस किस के संपर्क में आए थे, ये भी खोजा जा रहा है। मजदूर जो थे उनके भागने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संदर्भ में तत्काल संज्ञान लेते हुए बल रवाना किया गया था और मजदूरों को वापस क्वारंटाइन सेंटर में लाया गया। और चूंकि मामला आपराधिक प्रवृत्ति का था, अतः उचित धारा अर्थात धारा 188, 269, 270 भादवी के तहत कार्रवाई की। अंबिकापुर में नगर निगम के कर्मी के एक पिता और दूसरे रिश्तेदार के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद एहतियातन नगर निगम कार्यालय को सील कर दिया गया है। वहीं स्टाफ के आधा दर्जन कर्मचारियों को भी होम आइसोलेशन पर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि इस कर्मचारी के पिता से प्राइमरी कांटेक्ट होने के बाद निगम प्रबंधन ने यह कदम उठाया है। दो कर्मचारी हैं, उनके परिवार से 2 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना पॉजिटिव। एहतियात के तौर पर जिनको भी उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ है, राजस्व कर्मचारी या फिर कोई भी, उनको आइसोलेशन के लिए किया गया है और सभी का आज टेस्ट किया जाएगा और एहतियातन सैनिटाइजेशन और अभी बंद करके निगम को रखा गया। छत्तीसगढ़ सरकार संसदीय सचिवों की नियुक्ति करने जा रही है, लेकिन पिछली सरकार की तरह इस सरकार के संसदीय सचिवों को ज्यादा अधिकार नहीं मिलेगा। हाईकोर्ट के फैसले के अनुरूप संसदीय सचिवों को विधानसभा सदन में मंत्री के स्थान पर उत्तर देने का अधिकार और मंत्री की तरह स्वेच्छा अनुदान का अधिकार खत्म कर दिया गया है। वहीं मंत्रालय में अलग से कैबिन भी नहीं मिलेगा। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति करते हुए कोर्ट के आदेश अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें अधिकार देगी। वही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस जब संसदीय सचिव के मुद्दे को लेकर कोर्ट गई तब उनकी यही मंशा थी कि छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिव नियुक्त ना हो, लेकिन अब ये सरकार नियुक्ति कर रही है। हमने पहले भी कहा कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान सरकार में संसदीय सचिवों की नियुक्तियों के प्रक्रिया और उसके संदर्भ में चर्चा शुरू हो गई है। कुछ नामों पे विचार विमर्श हुआ है। जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है उसका अनुसरण और पालन किया जाएगा। तो कोर्ट ने क्या आदेश जारी किया उसको छोड़ दीजिए। यदि उसमें नैतिकता है और जिस साहस के साथ में गए हैं, तो वास्तविक में यदि वो गलत आपको लगा तो उसी रास्ते पे आपको नहीं चलनी चाहिए और आपको नियुक्ति नहीं करनी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए। मंत्री टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री के साथ अनबन के बीजेपी के आरोपों को खारिज कर दिया है। टीएस सिंहदेव ने कहा है कि अगर कोई दिक्कत होती तो छत्तीसगढ़ राज्य में इतना काम नहीं हो पाता। मनरेगा, पीएमजीएसवाई तमाम योजनाओं में छत्तीसगढ़ ने बेहतर काम किया है। ऐसे में मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि जय और वीरू की जोड़ी को देखने के बजाय भाजपा को जनता के हित के मुद्दे उठाना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए यह भी कहा कि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। मुझे लगता है कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं रह गए। वो लोगों के हित की बात उठाए तो समझ में आता है। यहाँ जय वीरू के बीच में एक संबंध के चलते छत्तीसगढ़ को नुकसान हो रहा होता तो जीएसटी की ये स्थिति नहीं होती कि पिछले साल के बराबर जीएसटी जून में आ गया। अगर कोई ऐसी दिक्कत होती तो देश भर में सबसे ज़्यादा 100 दिन का रोजगार करने वाला
प्रदेश छत्तीसगढ़ नहीं बनता। दूरी अगर इस प्रकार की रहती तो काम कैसे होता? काम अच्छे हो रहे हैं तो ये मानना चाहिए कि कहीं कोई काम में ऐसी अड़चन नहीं है। बीजेपी को कहीं और देखना चाहिए। मरवाही उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। पार्टियां मरवाही सीट पर कब्जा जमाने की कोशिश की जुगत में लगी है, लेकिन मरवाही के राजनीतिक समीकरण के लिहाज से अमित जोगी इस सीट पर दोनों ही प्रमुख दलों के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। लिहाजा कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रमुख दल के टारगेट पर अमित जोगी हैं। चुनाव से पहले जोगी की सबसे कमजोर नब्ज जाति मामले को एक बार फिर से दोनों प्रमुख दलों ने पकड़ लिया है। कांग्रेस और भाजपा की कोशिश है कि जाति मामले में अमित जोगी को घेरकर उन्हें चुनावी रेस से बाहर कर दिया जाए। इसके लिए जोगी जाति मामले के मुख्य शिकायतकर्ता कांग्रेस के संत कुमार नेताम और बीजेपी की समीरा पैकरा ने अमित जोगी की जाति को लेकर अभी से आपत्ति लगाकर उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने की मांग की है। कौन चुनाव लड़ सकता है नहीं लड़ सकता है उसके बारे में अभी कोई यहाँ अधिकृत रूप से बता नहीं सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि अमित जोगी हमारे पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव और आदिवासी विकास विभाग के सचिव जो हाई पावर कमेटी चेयरमैन भी होता है, उसको हमने शिकायत किया था कि अमित जोगी के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जाए। भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लक्ष्य मानकर अपना काम कर रही है। सामने से जो भी प्रत्याशी आए, ये समय की बात होगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना को लेकर भाजपा नेताओं पर तंज कसा है। मंत्री चौबे ने कहा है कि केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत किसानों को 4 महीने में 2000 देने की घोषणा की है, लेकिन इसका फायदा देश और छत्तीसगढ़ के किसानों को नहीं मिल रहा है। मंत्री चौबे ने कहा कि राज्य की भूपेश सरकार गोधन योजना से भूमिहीन किसान, गरीब और गोपालकों से 1.5 रुपए प्रति किलो के भाव से गोबर खरीदेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार भूमिहीन के पास जितना भी पशुधन है उनका गोबर खरीद कर राशि देगी। उन्होंने दावा किया है कि ये राशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से भी ज्यादा होगी। 2000 रुपया 4 महीने में किसानों को मिलेगा। वैसे अभी तक छत्तीसगढ़ क्या पूरे हिंदुस्तान के सभी किसानों को ये मिलना शुरू नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी हमने जो गोधन न्याय योजना लागू किया, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि है उससे ज्यादा पैसा मेरा गरीब के हिस्से में जाने वाला है। जिस प्रकार से कांग्रेस की शैली है कि केंद्र सरकार को पत्र लिखना, उसके बाद उनके ऊपर आरोप लगाना, मैं आज आपसे इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि यदि छत्तीसगढ़ में कोई भी कार्य सरकार के चल रही है तो केंद्र के भरोसे है। कांग्रेस और आरएसएस के बीच ये तो वैचारिक मतभेद जग जाहिर है, लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ में एक खबर आई कि गोधन के मुद्दे पर आरएसएस ने सरकार की योजना का समर्थन किया है, जबकि इस तस्वीर में जो लोग दिख रहे हैं वो आरएसएस के प्रतिनिधिमंडल से नहीं बल्कि गो ग्राम स्वावलंबन अभियान से जुड़े लोग हैं। जब हमने इस बारे में इस संगठन के लोगों से बात की तो उनका साफ कहना था कि उन्हें आरएसएस का समर्थन तो प्राप्त है, लेकिन इस मुद्दे पर वो आरएसएस की ओर से नहीं बल्कि गो ग्राम स्वावलंबन अभियान की ओर से सीएम से मिलने गए थे। आरएसएस इसमें समर्थन कर रहा है। इस अभियान में हमारा मंच है, ये गो ग्राम स्वावलंबन अभियान मंच, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें संघ ने अच्छा काम है इसलिए सपोर्ट किया है। तो ये माना जा सकता है क्या कि सीएम से जैसे आपने मुलाकात की है तो एक संघ के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की है? नहीं, संघ के प्रतिनिधिमंडल नहीं कह सकते उसको, उसमें संघ के स्वयंसेवक रहे, लेकिन वो मूलतः गो ग्राम स्वावलंबन अभियान मंच के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात हुई। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया बुधवार को कोरिया जिले के दौरे पर थे। यहां उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। नगरपालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल के निवास में उन्होंने नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। मंत्री शिव डहरिया ने बैकुंठपुर के घड़ी चौक में कांग्रेस के निर्माणाधीन जिला कार्यालय का अवलोकन किया। समय रहता है, उस तारीख तक बढ़ाया गया। और इधर रायगढ़ के किरोड़ीमल नगर में कैश वैन में हुई लूट के मामले में पुलिस ने नया खुलासा करते हुए 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की है। ये दोनों आरोपी पहले से ही
गिरफ्तार आरोपियों के साथ लूट की प्लानिंग करने के मामले में जुड़े थे। आरोपियों में से एक वरुण सिंह मुख्य आरोपी सुधीर सिंह का भाई है, जबकि दूसरा साथी रजनीश पांडे भी वरुण के साथ रायगढ़ में ही ग्लेज इंडिया नाम की नेटवर्किंग एजेंसी में काम करता था। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी वरुण ने ही लूट की प्लानिंग की थी। उसने ही बिहार से 3 शूटर सुधीर, पिंटू और रजनीश को बुलवाया था। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि वरुण ने पिछले साल यूनाइटेड बैंक में भी लूट की प्लानिंग तैयार की थी। आज हम लोग 2 और व्यक्तियों को मीडिया के सामने हमने उनको लाया है। पिछले 2 दिन से इनकी गिरफ्तारी हम लोगों ने की थी, इनसे पूछताछ की थी और इनको पुलिस रिमांड में लिया था। इन दोनों व्यक्तियों में से जो सबसे मेन मास्टरमाइंड है वो वरुण सिंह है। जब इनके घर की दोनों की तलाशी ली गई तो उसमें एक और तमंचा बरामद हुआ है, कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। रायगढ़ के ही करोड़ीमल नगर में कैश वैन लूट के दौरान आरोपियों की गोली का शिकार हुए मृतक अरविंद पटेल के परिजनों को सीएमएस कंपनी ने मुआवजा दिया है। आपको जानकर हैरत होगी कि मुआवजे के नाम पर कंपनी ने मृतक के परिजनों को 10,000 रुपए का चेक थमाया है। वहीं जिला प्रशासन ने भी अधिक मुआवजे के लिए कंपनी पर कोई दबाव नहीं बनाया, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी है। कंपनी के द्वारा अभी तक उस कंपनी को व्यक्ति को जो घायल हुआ है, जो मारा गया, उसको 10,000 का चेक देना ये कहीं से लीगल नहीं लगता। इसमें प्रशासन को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और उनके परिवारों को बेहतर तरीके से मदद मिलनी चाहिए। उन बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनके परिवार की सफलता के लिए सहयोग करना चाहिए। अभी तक शासन की ओर से कोई पहल नहीं हुआ है। हम गाँव की ओर से शासन से आग्रह करते हैं कि उस परिवार के लिए शासन सहयोग करे। कंपनी को हम अलग से पत्राचार कर रहे हैं और उनको अलग से इंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं कि जो भी प्रावधान में है उनके, और जो भी इनके क्लेम में जो भी चीज़ दिया जा सकता है और दोनों के परिवार वालों को जिसमें आर्थिक कुछ सहायता मिल सके, इसके लिए भी हम अलग से कोशिश कर रहे हैं। 50,000 पुलिस की तरफ से उसमें सहायता दे रहे हैं। दूसरा हमारी कोशिश ये होगी कि इसमें चूँकि कंपनी की तरफ से ग्रुप इंश्योरेंस होता है, तो जैसे ही मामला ये पेश होगा तो उनके इंश्योरेंस के पैसे भी उनको मिलेंगे। तो हम मामले में जल्दी ही विवेचना पूर्ण करके उसको न्यायालय में चालान पेश करेंगे। राजनाथ गांव से डोंगरगढ़ होते हुए बोर तालाब तक रेलवे की बन रही तीसरी लाइन का ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। अछोली, नागतराई और हरण सिंगी गांव के लोगों ने 4 गुना मुआवजा सहित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग करते हुए काम बंद कर दिया। कोई बताई नहीं, ना पटवारी नहीं बता है। अतिक जुल्ले चोर जमीन निकला से कह के नजाज कब्जा करा थे, तो हम ये पैकवल बंद करा दें भाई। हमारे प्रसंग के पे नापत नहीं है और जहाँ तक के पटवारी बताया वहाँ तक के पे नापत नहीं है। जो पत्थर का बोर्ड गड़ा था उसमें लोहा का बोर्ड गड़वाए और उसके बाद में पटिया गड़ा है हम लोग स्लीप आर्ट है ना। तो उन लोग जितने जमीन था उससे ज़्यादा कहीं 10 फीट और आगे बढ़ा दिए हैं उन लोग। शासन इस तरह से संबंधित है, इसलिए उनकी मांग को यहाँ तो हम हमारे द्वारा आश्वासन दिया जाना संभव नहीं है। फिर भी हम लोग रेलवे के काम में उस गति लाने के लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं और आज जो इनकी भूमि अधिग्रहण किया गया है नागतराई और अछोली के किसानों को, उसका जमीन का मुआवजा भी आ चुका है। हम लोगों को क्या वो जमीन अधिग्रहण कम ज़्यादा आता है। हमारा डाउनलाइन पटरी से लेके 20 मीटर दूर तक हम लोग अधिग्रहण कर रहा है। ठीक है, वो कानून के साथ वो लोग मांग रहे नौकरी चाहिए हम लोगों को उसी का सिलसिला में नौकरी देने के लिए हमारा लेवल पे नहीं है ये। राजनाथ गांव के सांसद संतोष पांडे ने डूंगरगढ़ में टॉय ट्रेन चलाने की मांग करते हुए रेल मंत्री और पर्यटन मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में जिक्र किया है कि डूंगरगढ़ एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पहाड़ों पर मां बम्बलेश्वरी का मंदिर है और वहीं जैन और बौद्ध धर्म की तीर्थ स्थल भी है। यहाँ टॉय ट्रेन चलाना चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।